हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही डिफिकल्ट लगने वाला टॉपिक, बहुत ही डेप्थ में पढ़ने वाला टॉपिक। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए मुझे शायद यहां से 4 या 5 लेक्चर लग जाएं। आइसोमेरिज्म का आज 9th लेक्चर। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर हमने पढ़ा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आज पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो सवाल यह कि ऑप्टिकल सर क्यों डिफिकल्ट लगता है, ऑप्टिकल क्यों नहीं समझ में आता? इसका एक ही रीजन है कि ऑप्टिकल को आप ऊपर ऊपर से पढ़ते हो, इसलिए नहीं आता। या ऑप्टिकल में आप एक से ज्यादा बुक देखने लगते हो और अलग अलग बुक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमेशा क्लैश कर जाती है। यहां मैं जो मटेरियल दूंगा काफी रिसर्च के बाद दूंगा, तो इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन इजीली गलत नहीं निकलेगी, कंसेप्चुअली गलत नहीं निकलेगी। कुछ गलत बन गया, कुछ मिस्टेक हो गया तो अलग बात है। कंसेप्चुअली मैं कोई भी गलत पॉइंट आपको नहीं बताऊंगा, यू कैन ट्रस्ट दैट। आज हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का इंट्रोडक्शन देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है इसका इंट्रोडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे कि पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं। ऑप्टिकल मतलब कुछ लाइट की बात होगी, ऑप्टिकली एक्टिव लाइट के प्रति एक्टिव। इसके बाद इनैंशियोमर्स, एक तरह की आइसोमेरिज्म, शायद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर आती है। उसके बाद कायरल सेंटर क्या होते हैं, उसके बाद कायरैलिटी क्या होती है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है, लेक्चर के स्टार्टिंग में बता रहा हूं। सो माई नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज आवर लवली चैनल। फेयर एंड लवली ना बन जाए लवली बोले तो प्यारा सा चैनल फिजिक्स वाला। तो प्यारे बच्चों, पेन और कॉपी उठा ले, बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है। अब टेंशन में आ गए कई लोग, बहुत कंसेप्चुअल है भैया रे, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट होल्ड योर ब्रेथ, टेक योर पेन एंड कॉपी एंड बी वेरी पेशेंट विथ मी। ठीक है, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? सो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो पहले समझते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। हमने चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, है ना, टॉटोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ी। अब पढ़ते हैं ये ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। बच्चों, ये ऐसे आइसोमर्स हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा और सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा। आप बोलोगे सर ये तो स्टीरियो आइसोमर्स की पहचान होती है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एक खास बात आप पहली बार देखोगे, दे हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओए होए, ये कैसे आइसोमर्स हैं भाई? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर बनाने का सेम, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज वो भी सेम। तो डिफरेंस क्या है? दे डिफर इन देयर बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट। तभी तो नाम ऑप्टिकल पड़ा, ऑप्टिक्स, लाइट से रिलेटेड। दे डिफर इन देयर बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट। मान लीजिए दो कंपाउंड हैं ए बी और दूसरा है मान लो ए डैश बी डैश। मान लेते हैं ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, बस ये डिफर करेंगे इन देयर बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट। और वो भी एक खास तरह की लाइट जिसको हम बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसको बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। उसमें इन दोनों का बिहेवियर चेंज होगा। यानी इनका रिएक्शन मैं अल्कोहल से कराऊं, इनका रिएक्शन अल्कोहल से कराऊं, सेम कहानी। इनका रिएक्शन में किसी कार्बन डाइऑक्साइड से कराऊं, इनका कार्बन डाइऑक्साइड से, सेम रिएक्शन। इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट सेम। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एकदम सेम, सिर्फ एक डिफरेंस है बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट। और कुछ केमिकल रिएक्शंस भी इफेक्ट होंगे, मैं यहां लिखना चाहूंगा एक्सेप्ट ऑप्टिकली
एक्टिव केमिकल रिएक्शंस, कुछ केमिकल रिएक्शंस भी इफेक्ट होंगे जिसमें सामने इनके एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आएगा। ठीक है, मतलब इनके सामने इनके जैसा कंपाउंड आ गया, ये इसी फैमिली का जो ऐसा काम करता है, जब वो दोनों रिएक्ट करेंगे तो डेफिनेटली डिफरेंस आ जाएगा। बट जनरली हम बोलते हैं कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। क्लियर है ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? आगे बढ़ेंगे और डेप्थ में जाएंगे धीमे धीमे। तो अभी एक बात आई कि लाइट के प्रति इनका व्यवहार कुछ अलग होगा, और कोई खास तरह की लाइट है जिसका नाम है पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो यह समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट, प्यारे बच्चों, लाइट आप सभी को पता होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बच्चों कोई भी वेव होती है वो डिस्टरबेंस से आगे बढ़ती है। ये नॉर्मली साउंड वेव है, जब हम बोलते हैं ऐसे आ, तो हम सामने वाले मॉलिक्यूल को हिट करते हैं और एयर का मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता हुआ अगले मॉलिक्यूल को हिट करता है। तो ये तो ठीक है, क्योंकि साउंड वैक्यूम में नहीं चल सकती, उसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए, जैसे यहां पे एयर प्रेजेंट है। पर आपको पता होगा कि लाइट जब सन से अर्थ तक आती है, लाइट जब सन से अर्थ तक आती है तो रास्ते में तो वैक्यूम रहता है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नीड्स नो मीडियम, इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं। तो इसमें वाइब्रेशन क्या होगा भाई? यहां साउंड में तो मैं बोल रहा हूं ना, मैंने ये मारा तो एयर के मॉलिक्यूल्स बगल में वाइब्रेट किए, वो वाइब्रेशन कान तक गई। पर इनके पास कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें बच्चों जो वाइब्रेशन होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन, और उसी वाइब्रेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट आगे बढ़ती है। मान लो लाइट आपकी तरफ आ रही, इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन से बाहर निकल के लाइट आपकी तरफ आ रही, तो मैं ऐसे डॉट से लाइट को रिप्रेजेंट करूंगा। डॉट मतलब लाइट आपकी तरफ आ रही। देखा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 इन सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर वाइब्रेट कर रहा, या ये बोल दो ऑसिलेट कर रहा। जिम 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 जिम, लाइट ऐसे आ रही, जिम 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 जिम, सभी डायरेक्शन में ऑसिलेट या वाइब्रेट कर रहा। ये एक ऑर्डिनरी लाइट है। ठीक है, इस कमरे में जो लाइट जल रही है, मेरे अगल बगल जितनी लाइट है, ये ऐसी ही लाइट होती है। बच्चों देखा गया कि हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसको हम बोलते हैं पोलराइजर। पोलराइजर, पोलराइजर एग्जाम्पल है निकोल प्रिज्म, बना होता है CaCO3 से। पोलराइजर, पोलराइजर। देखा गया कि इस लाइट को जो कि ऑर्डिनरी लाइट है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट्स इन ऑल प्लेन्स परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ये एक ऑर्डिनरी लाइट है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट्स इन ऑल प्लेन्स परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। अगर ऐसी लाइट को हम निकोल प्रिज्म से पास कर दें तो हम देखते हैं इस तरफ ऐसी लाइट मिलती है। निकोल प्रिज्म इसमें से सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन को कट कर देता है, एक्सेप्ट फॉर वाइब्रेशन इन एनी वन प्लेन। किसी एक प्लेन की वाइब्रेशन को छोड़कर बाकी सभी वाइब्रेशन को कट कर दे, ऐसे सब्सटेंस को पोलराइजर बोलते हैं। पोलराइजर कट ऑफ ऑल वाइब्रेशंस
एक्सेप्ट फॉर एनी वन प्लेन, किसी एक प्लेन को छोड़कर बाकी सबको कट कर दिया, इसीलिए नाम पोलराइजर रखा है। पोलराइज करने का मतलब किसी को बहकाकर अपनी बातों में ले आना, पोलराइज। जैसे बोलते हैं ना कि उस चीफ मिनिस्टर ने स्पीच देके क्राउड को पोलराइज कर लिया। पोलराइज मतलब पोल्स बन गए क्राउड के, अभी क्राउड न्यूट्रल था, पोलराइज हो गई उसकी तरफ। तो पोलराइजर ने एक पर्टिकुलर प्लेन को फेवर किया, बाकी प्लेन्स को फेवर नहीं किया। इस लाइट को, जो कि ऑर्डिनरी लाइट है, इसको हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड, किसी तरफ फेवर्ड नहीं है। और ऐसी लाइट को बच्चों हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इन शॉर्ट PPL। तो प्लेन पोलराइज्ड बनाने के लिए ऑर्डिनरी लाइट को पोलराइजर जैसे कि निकोल प्रिज्म से पास करना पड़ता है, तब बनती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऐसी लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन लाइट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर तो हैं, पर सिर्फ एक प्लेन में, मल्टीपल प्लेन्स में नहीं हो रहा है, सिर्फ एक प्लेन में। समझ में आ गया क्यों इसको अनपोलराइज्ड, क्यों उसको पोलराइज्ड? PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऑर्डिनरी लाइट जो इस कमरे में भरी हुई है वो ऐसी है, PPL वैसा है। यहां तक कहानी समझ में आई। अब बात आती है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं। ऑप्टिकली, क्या बोर्ड दिखाई पड़ रहा है? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं? दुनिया में बहुत ही कम सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब विच कैन रोटेट PPL, ऐसे सब्सटेंस जो इस प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सके, उनको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। और यहीं से कहीं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट होगी। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने के लिए आपको PPL की जानकारी होनी चाहिए। PPL आप समझ गए, नॉर्मल लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है, उसको हम निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो सभी वाइब्रेशन कट के सिर्फ एक प्लेन के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशन बचते हैं। ऐसी लाइट को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड, क्योंकि एक डायरेक्शन के लिए फेवर कर रही है लाइट। अब ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस वो होते हैं विच कैन रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, विच कैन रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस को पहचानने का तरीका है, कैसे पता चलेगा कौन ऑप्टिकली एक्टिव? दुनिया में बहुत कम सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव हैं एज कंपेयर टू जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, अगर उनसे कंपेयर करें तो इनको पहचानने का तरीका है, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम बोलते हैं पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर ये एक सब्सटेंस है जो किसी की ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक भी करता है और मेजर भी करता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक भी करेगा और साथ में मेजर भी कर देगा। हमारे पास यहां एक ऑर्डिनरी लाइट का सोर्स होना चाहिए। ऑर्डिनरी लाइट के सोर्स को दिखाने के लिए मैं सूरज दिखा देता हूं, सन। और सन से निकली ऑर्डिनरी लाइट कुछ इस प्रकार की दिखेगी। बोलिए सही है? ऑर्डिनरी लाइट, लाइट ऐसा माना हमने प्लेन से बाहर आपकी तरफ आ रही। इसके आगे इसी रास्ते में हमने रखा है निकोल प्रिज्म। सब 3D में इमेजिन करिएगा, मैं बना ऐसे रहा हूं पर निकोल प्रिज्म इसके आगे रखा है।
निकोल प्रिज्म आपको पता है एक पोलराइजर होता है, तो इस लाइट को ये पीपीएल में कन्वर्ट कर देगा कुछ इस तरह से, पीपीएल में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारी अनपोलराइज्ड लाइट थी और इसको इसने प्लेन पोलराइज्ड लाइट बना दिया। अब यहां पे हम पोलैरीमीटर ट्यूब लेंगे, पोलैरीमीटर ट्यूब लिया और इसके अंदर वो केमिकल कंपाउंड का सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन ऑफ केमिकल कंपाउंड, जिसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करना था या मेजर करना था। हमसे इन्होंने बोला कि इथाइल अल्कोहल साहब ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। मैंने कहा इथाइल अल्कोहल का सॉल्यूशन इसके अंदर डाल दो और फिर इस एक्सपेरिमेंट को करो। और इसके बाद यहां जो बाहर लाइट निकली वो मेरे पास रिजल्ट है। जो ये लाइट बाहर आई वही सारे सवालों का उत्तर है। तो मेरे पास 3 तरह के रिजल्ट मिल सकते हैं, 3 तरह के रिजल्ट प्यारे बच्चों मिल सकते हैं। सर्वप्रथम रिजल्ट कि ये लाइट जैसे गई थी वैसे ही बाहर आ जाए, मतलब अनअफेक्टेड हो जाए। PPL इज अनअफेक्टेड, प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन अनअफेक्टेड, मतलब ये सब्सटेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव था, मतलब ये पीपीएल को इफेक्ट नहीं करता। तो इनसे अब आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की भी उम्मीद छोड़ दें। सेकेंड ऑप्शन हो सकता है कि पीपीएल क्लॉकवाइज रोटेट कर जाए, ये ओरिजिनल डायरेक्शन था, इससे क्लॉकवाइज रोटेट कर जाए, क्लॉकवाइज रोटेशन पीपीएल का। ऐसे सब्सटेंस को हम ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं क्योंकि ये पीपीएल के प्लेन को रोटेट कर सकते हैं। और जो क्लॉकवाइज रोटेट करता है उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो मतलब होता है राइट हैंड साइड, तो देखो राइट हैंड साइड की तरफ रोटेशन है, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस जो पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करे। तीसरा ऑप्शन क्या आपको बोर्ड दिखाई पड़ रहा है, जो पीपीएल को इस तरह से यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे। मुझे देखना पड़ेगा क्या यह बोर्ड का हिस्सा आपको दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है। एंटी क्लॉकवाइज जो पीपीएल को रोटेट करे, ये ओरिजिनल पीपीएल का डायरेक्शन, इसको ऐसे रोटेट कर दिया। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ACW, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ पीपीएल। ये भी बच्चों ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव। और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है उसको हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी। लीवो मतलब लेफ्ट, तो ये लेफ्ट साइड रोटेट किया, याद भी रख सकते हैं L से L। लीवो मतलब लेफ्ट, तो ये लेफ्ट साइड रोटेट किया। तो 3 रिजल्ट देखने को हमें मिल सकते हैं। पहला वाला कि पीपीएल पे कोई इफेक्ट नहीं, मतलब ऑप्टिकली वो एक्टिव ही नहीं है। दूसरा कि पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करे तो ऑप्टिकली एक्टिव और बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तीसरा पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे तो हम बोलेंगे यस ये भी ऑप्टिकली एक्टिव बट लीवो रोटेटरी। लीवो, कई लोग इसको प्लस सिंबल से और इसको माइनस के सिंबल से भी बुलाते हैं, ठीक है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी। आगे बढ़ जाएं, मिटा दें, क्लियर है इतना? चलिए अच्छा इसको मिटाता हूं। अच्छा, अब पूछा गया कौन सा सब्सटेंस ज्यादा ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा कम ऑप्टिकली एक्टिव है।
तो सीधी सी बात है, जितना ज्यादा थीटा होगा, थीटा मतलब एंगल ऑफ रोटेशन, थीटा मतलब एंगल ऑफ रोटेशन, जितना ज्यादा थीटा होगा उतना ज्यादा सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव होगा। भाई जितना ज्यादा रोटेशन होगा उतनी ऑप्टिकली एक्टिव। पर ये इस तरह से कंपेयर करना थोड़ा सा गलत है प्यारे बच्चों, क्योंकि आपने कुछ स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन नहीं बताया। कहने का मतलब आप इसमें 2 मोलर्स इथाइल अल्कोहल रख दो या कोई सब्सटेंस ए रख दो। 2 मोलर्स इसके अंदर आपने कोई सब्सटेंस ए रख दिया और इस ट्यूब की लेंथ आपने ले ली 2 मीटर। उसके बाद दूसरा सब्सटेंस चेक किया बी, तो उसका यहां पे 1 मोलर रखा और ट्यूब की लेंथ ले ली 10 सेंटीमीटर। तो दूसरे वाले के साथ आप इम्पार्शियल हो कि नहीं? उसका एक तो 1 मोलर कंसेंट्रेशन ले रहे हो, ट्यूब की लेंथ भी कम ले रहे हो। तो हमें इन दोनों चीजों को फिक्स करना पड़ेगा। सो कंसंट्रेशन को हम लेंगे 1 ग्राम पर मिलीलीटर और ट्यूब की लेंथ को हम लेंगे 10 सेंटीमीटर या उसको हम बोलेंगे 1 डेसीमीटर। अब स्टैंडर्डाइज्ड हो गई ये बातें। इसके बाद जो थीटा आएगा वो कंपेरेबल है। इसमें सब्सटेंस ए डालना है तो उसकी कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर एमएल, सब्सटेंस बी डालना है तो उसकी कंसंट्रेशन भी 1 ग्राम पर एमएल। जो भी सब्सटेंस का थीटा मेजर करना है 1 ग्राम पर एमएल में, और ट्यूब की लेंथ पोलैरिमीटर की 1 डेसीमीटर। तो बच्चों ये करने के बाद हम बोलते हैं कि हम रोटेशन नहीं मेजर करके हम स्पेसिफिक रोटेशन मेजर कर रहे हैं। कंपेयर करने के लिए थीटा नहीं, स्पेसिफिक रोटेशन को मेजर करेंगे। स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन एल इंटू सी। बोलो अब सही है? अब मेरे ख्याल से ये काफी इम्पार्शियल है, काफी जस्टिफाइड है कि रोटेशन पर यूनिट लेंथ पर यूनिट कंसंट्रेशन। अब बराबरी हो गई, किसी की कुछ भी लेंथ लो, कुछ भी कंसंट्रेशन लो, काम सही होगा। रोटेशन पर यूनिट लेंथ पर यूनिट कंसंट्रेशन। लेंथ को आपको रखना है इन डेसीमीटर, कंसंट्रेशन को आपको रखना है इन ग्राम पर एमएल। अल्फा की यूनिट होगी, ऊपर होगा एंगल, एंगल अपना डिग्री में, पर डेसीमीटर ग्राम, और ऊपर चला जाएगा मिलीलीटर, डिग्री मिलीलीटर। तो डिग्री तो वैसे भी कोई यूनिट नहीं होती, आपको पता होगा। तो इसको मैं रेडियन ले लेता हूं, रेडियन पर डेसीमीटर, और ग्राम पर मिलीलीटर, तो मिलीलीटर ऊपर। ठीक है, तो ये यूनिट हो जाएगी हमारी स्पेसिफिक रोटेशन की। स्पेसिफिक रोटेशन क्यों आया समझ में आ रहा है? कंपैरिजन के लिए थीटा की जगह थीटा पर यूनिट लेंथ पर यूनिट कंसंट्रेशन मेजर करते हैं हम। अब जिसका अल्फा ज्यादा वो ऑप्टिकली मोर एक्टिव, और कई का तो अल्फा 0 होगा इन वालों का। ठीक, नेचर में ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस ज्यादा है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव? ऑप्टिकली इनएक्टिव, एक्टिव बहुत कम है। आइए तो देखते हैं क्या कहानी है। अब मैं आपसे कहूं पता करो कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, तो आप क्या करोगे? यह ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में लेगा, दौड़ के मैं लैब में जाएगा, पोलैरिमीटर ट्यूब में डालेगा और फिर उसके बाद एंगल मेजर करेगा। यही एक तरीका है। तो हमसे एग्जाम में पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो तुम क्या करोगे? उस कंपाउंड को उठाओगे, लैब में जाओगे। तो नहीं करा एग्जामिनर से बोलोगे सर 1 मिनट क्या हुआ सर, यूं बाहर गए, लैब में गए, स्कूल के, इतना समय तो है नहीं, जेई का पेपर खत्म हो जाएगा। अब वो आपका वेट थोड़ी ना करेगा कि आप आओगे लैब से वापस, है ना? इतनी थोड़ी ना रिस्पेक्ट दिखाएगा कि आप लैब गए हो, वापस आओगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड चेक कर रहे हो। तो वो तो सोच रहा होगा आप इसका कोई शॉर्टकट पढ़ के आओगे या कोई तरीका कायदे से पढ़ के आए होगे। वो चाहता है आपका पेपर अच्छा हो एग्जामिनर, पर वो उम्मीद कर रहा होगा कि आप तमीज से पढ़ के तो आए होगे। तो बच्चों दूसरा तरीका जो है हमारे पास, हाउ टू नो इफ अ कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट। अब इसी पे 2 लेक्चर लग जाएगा।
ये टॉपिक ही अपने आप में बड़ा प्यारा है। कैसे पता चले कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं, इसका सबसे बेस्ट तरीका है उसको उठाओ लैब में जाके टेस्ट कर लो। बेस्ट तो यही है। जो सेकंड बेस्ट तरीका है बच्चों वो है, देखो ध्यान से, कंपाउंड में डायसिमेट्री ढूंढना। कई लोग आसिमेट्री बता रहे हैं, सुधर जाओ, सही पढ़ाओ, क्यों कर रहे हो ऐसा। डायसिमेट्री, आसिमेट्री और डायसिमेट्री में भी डिफरेंस है, आगे अगले लेक्चर में आएगा ये। डायसिमेट्री हो कंपाउंड के अंदर, जिस कंपाउंड के अंदर डायसिमेट्री होगी वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये लाइन मेरी कभी गलत नहीं हो सकती, मैंने कहा ना रिसर्च करके लिखा है, ये लाइन कभी गलत नहीं होगी। जिस कंपाउंड के अंदर डायसिमेट्री होगी वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसी को बोलने का दूसरा तरीका, जिस कंपाउंड के अंदर कायरलिटी होगी, क्या होगी, कायरलिटी होगी कंपाउंड में, वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब आप बोलोगे कायरलिटी क्या है, कायरलिटी का मतलब भी डायसिमेट्री। ऐसे मतलब तो नहीं है, मतलब तो वैसे मतलब कुछ और है। कायरलिटी का मतलब होता है हैंडेडनेस, हाथ के जैसा, हैंडेडनेस। अब हमारा हाथ देखो अनसिमेट्रिकल है कि नहीं, हाथ हमारा कैसा है, अनसिमेट्रिकल। तो जहां पे भी डायसिमेट्री, मतलब डायसिमेट्री का मतलब अनसिमेट्री में लिख रहा हूं, ठीक है, बट आप पढ़ना डायसिमेट्री, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो कायरलिटी जिस कंपाउंड में होगी बच्चों वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कायरलिटी मतलब हाथ, हाथ मतलब हाथी है, क्या बोल रहे सर, हाथ मतलब हाथ ही, यू 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 यू। इसको एंगेजमेंट फिंगर पढ़ा दूं क्या, रिंग, प्यार के लिए, अच्छा नहीं। और यहां पे हमने एक मिरर लगाया। अब देखो कहानी आगे बढ़ी, हमने एक मिरर लगाया। मिरर में इसकी इमेज कैसे बनती है बच्चों, किसी की इमेज मिरर में बनानी है तो कंपाउंड को इधर से उठा के ऐसे रख दो। अभी बनाते जाओ, एक मिरर की जरूरत पड़ेगी इन सब कहानी में, शीशे की, ठीक है। मिरर देखेगा सारा कंपाउंड, अपने आप को हैंडसम मानेगा। यहां से उठा के ऐसे रखना है, ऐसे उठा के पलट दो। मिरर इमेज बनाने का तरीका, जूम, 1 2 3 4, जूम। दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज लग भी नहीं रहा सर, ऐसा गंदा बनाया। ए जूम, यहां पे रिंग आ गई, जूम, ठीक है। ये हो गई इसकी मिरर इमेज। यहां से उठा के बच्चों ऐसी चीजों को हम बोलते हैं, देखो फिर से एक और लाइन आई, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। शायद स्पेलिंग गलत हो पर फीलिंग सही है, सच्ची दिल से। नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, जिस भी कंपाउंड में कायरलिटी होगी यानी हाथ जैसा होगा, जो भी कंपाउंड डायसिमेट्री होगा, वो नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज होगा। पहले मिरर इमेज समझ में आई, इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी, कुड़ुक कुड़ुक ऐसे बनती है। अब इसको उठाकर अगर इसके ऊपर रखेंगे, इसको उठाकर देखो ये कैसा दिख रहा है, ऐसे और ये ऐसे, इसको उठा के जब इसके ऊपर रखेंगे तो सुपर इम्पोसिबल नहीं होगा, मतलब छुपेगा नहीं पूरी तरह से। नॉन सुपर इम्पोसिबल, छुप नहीं पाएगा। ये कंडीशन भी सफिशिएंट है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, ये कंडीशन भी सफिशिएंट है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, ये कंडीशन भी सफिशिएंट है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। ये होगा तो ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा तो ये होगा, ये होगा, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। पर ये मिरर वाली कहानी ना बनाने को हम आपको बेवकूफ बना देंगे छोटे मोटे एग्जाम्पल में, पर इसको समझना काफी डिफिकल्ट होता है। मिरर में कोई चीज चली गई फिर ऐसे सुपर इंपोज किया भी नहीं जाता, अभी छोड़ दो, खैर धीमे धीमे समझ में आएगा। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, तो जो कंपाउंड ये सारी कहानी को फॉलो करे वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो पहले मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, फिर मैं और अच्छा शॉर्टकट बताऊंगा। पहले आप इतना नोट करें, डायसिमेट्री, डायसिमेट्री और क्या लिखा, कायरलिटी मतलब हाथ जैसा, हैंडेडनेस, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज वाला कंपाउंड, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज वाला कंपाउंड। चलिए अब आज के लेक्चर में
हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कायरलिटी वगैरह का। अच्छा, ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कंपाउंड सिमेट्रिक हो कि अनसिमेट्रिक हो? अनसिमेट्रिक बच्चों, इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं, कुछ किताबों में बने होते हैं ये। मान लीजिए ये कोई कंपाउंड है जो सिमेट्रिकल है, मॉलिक्यूल्स बिल्कुल बराबरी से सिमेट्री में लगे हैं। यहां पे लाइट आई, पीपीएल टकराया, टकरा के ऐसे हो गया। अब क्योंकि सिमेट्री है, अगर इसने ऐसे किया है तो ये वापस ऐसे कर देगा। मान लो कोई सिमेट्रिकल कंपाउंड है। अच्छा, हमारे अगल बगल सिमेट्री है कि डायसिमेट्री है? ये समझो नेचर सिमेट्री को फेवर करता है, तो हमारे अगल बगल जितनी चीजें बनी हैं मैक्सिमम चीजें सिमेट्रिकल हैं। अपनी शक्ल देख लो आप, सिमेट्री इधर का इधर है, नेचर फेवर सिमेट्री, तो मैक्सिमम कंपाउंड सिमेट्रिकल है। यहां से पीपीएल गया, इस मॉलिक्यूल ने पीपीएल के प्लेन को रोटेट किया, पर ये मॉलिक्यूल उसका एकदम सिमेट्री है तो इसने वापस रोटेट किया और यहां से अनअफेक्टेड पीपीएल चला गया। तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स पीपीएल को इफेक्ट नहीं करते। वहीं पे अनसिमेट्रिकल देखो, ये सब एनालिटिकल तरीके हैं ऐसे दिखाने के, इमेजिन कराने के, बच्चों को बेवकूफ, सॉरी सच्चाई, ऐसा मतलब फालतू बातें किताबों में लिख रखी है। मान लो ऐसा है, कुछ अनसिमेट्रिकल है ना। अब मान लो यहां पे पीपीएल आई, दिस इज अनसिमेट्रिकल। मैं डाइसिमेट्री लिख रहा हूं साथ में, ये अगले लेक्चर में क्लियर करूंगा कि डाइसिमेट्री, असिमेट्री, अनसिमेट्री सब क्या है। अभी आप समझो अनसिमेट्रिकल, डाइसिमेट्री। ये आया, लड़ा, ऐसे गया, अब ये इसकी सिमेट्री नहीं था तो एज इट इज निकल गया। थोड़ा बहुत उसने डेविएट किया होगा, वो बराबर का नहीं। जैसे मान लो इसने प्लस एक्स किया, इसने माइनस एक्स किया तो बराबर हो गया। यहाँ प्लस एक्स किया, कुछ किया होगा, इतना फर्क नहीं पड़ा। सो यहाँ से रोटेटेड पीपीएल, भाई बराबरी नहीं है ना दोनों तरफ से, उसने कुछ ज्यादा रोटेट किया, मान लो इसने कुछ कम किया भी हो, तो भी जब ये बाहर निकलेगा तो अपने प्लेन से थोड़ा सा रोटेट हो जाएगा, वहां तो सीधा निकल रहा है, रोटेटेड पीपीएल। सो जिस कंपाउंड में डाइसिमेट्री मिले, कायरलिटी मिले, कायरलिटी का मतलब ही क्या है? कायरलिटी का मतलब है कंपाउंड डायसिमेट्रिक हो। आई रिपीट, कंपाउंड डायसिमेट्रिक हो, मतलब अपनी मिरर इमेज पे नॉन सुपर इम्पोसिबल हो। बार बार, एक बार देखो, बार बार देखो, मिरर इमेज पे नॉन सुपर इम्पोसिबल हो। और ऐसे ही कंपाउंड बच्चों ऑप्टिकली एक्टिव हो पाते हैं। इतनी बातें आपको क्लियर है? पीपीएल को जो रोटेट करें वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, पर ये पता लगाने के लिए एग्जामिनेशन हॉल से उठ के बहाना बना के लैब में जाना पड़ेगा, लैब में जाके पोलरीमीटर खोजना पड़ेगा और एक्सपेरिमेंट करके वापस आना पड़ेगा, और तब तक जेई का पेपर खत्म हो जाएगा। तो दूसरा तरीका है ऐसा कि पता करो कौन सा कंपाउंड डाइसिमेट्रिक है, यानी सिमेट्री नहीं है, या उस कंपाउंड के अंदर कायरलिटी है, हाथ जैसा है, अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज, ये ऐसे हाथ था मिरर इमेज जैसे, उस पर वो सुपर इम्पोज नहीं हो पा रहा, ऐसे मिरर इमेज से हाथ ऐसे सुपर इम्पोज नहीं हो पा रहा, छुप नहीं पा रहा। हाँ, तो मैं इसका एक एग्जाम्पल दूंगा और फिर आपको समझाऊंगा कि ये मिरर इमेज वाली कहानी क्यों इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, IUPAC नेम लिखेंगे 2-हाइड्रोऑक्सी प्रोपेन 1-ओइक एसिड। सर ए छोटा होगा, हाँ ठीक है, सॉरी, हाँ, 2-हाइड्रोऑक्सी प्रोपेन 1-ओइक एसिड, 2-हाइड्रोऑक्सी प्रोपेन 1-ओइक एसिड। तो मैं जैसा बनाना चाहता हूं मैं तो वैसा ही बनाऊंगा, 2-हाइड्रोऑक्सी प्रोपेन 1-ओइक एसिड। देखो यही है, मानो ना मानो, 1 2 3, 1 2 3 नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, 2-हाइड्रोऑक्सी प्रोपेन 1-ओइक एसिड। यह कंपाउंड मैं पहले से बता दूं ऑप्टिकली एक्टिव पाया गया है, क्योंकि यह कंपाउंड अपनी मिरर इमेज पे नॉन सुपर इम्पोसिबल है। अपनी मिरर इमेज पे, इसकी मिरर इमेज कैसे बनाओगे सुनो,
इसको उठाकर ऐसे पलट दो, CO और इसको उठा के ऐसे पलट दो, CH3, ये H किधर आ जाएगा इधर, और यहाँ पे OH। वैसे मुझे वेज एंड डैश दिखाना चाहिए पर मैं नहीं दिखाऊंगा, मन नहीं है, और आपको मैं बोर भी नहीं करना चाहता। प्यारे बच्चों, आप मेरे प्यारे बच्चों, दिल के करीब हो, क्यों बेवकूफ़ बनाऊं मैं आपको, जरूरत नहीं उन सबकी, समझ लो। ये बन गई इसकी मिरर इमेज। अब इसको उठाकर इसके ऊपर रखो तो क्या ये सुपर इम्पोज हो रहा है? सुपर इम्पोज मतलब पूरी तरह से छुप जाना। ये इसके ऊपर रखने पे क्या पूरी तरह से छुप रहा है? COH से COH छुप रहा है, C से C छुप रहा है, पर H से CH3 नहीं छुप रहा। OH से OH छुप रहा है और CH3 से H नहीं छुप रहा। पहली बात तो ये, ऐसे सुपर इम्पोज करना ही नहीं था, इस प्रकार सुपर इम्पोज करना ही नहीं था। सुपर इम्पोज करने का भी एक तरीका है, वो तरीका है इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री रोटेट करो। कैसे 180 डिग्री रोटेट करें? मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में, है ना, मिरर ऐसे रखा है तो मिरर के पास लाके 180 रोटेट करो, तब सुपर इम्पोज करके चेक करना है। तरीका समझ में आया? ये नहीं कि ऐसे उठा के सुपर इम्पोज, किताबें लिखती हैं इस बात को, बच्चे समझते नहीं। इसको पहले 180 डिग्री अपनी ही पोजीशन पे घुमाओ और तब उठा के सुपर इम्पोज करो। जब इसको 180 डिग्री घुमाओगे तो H 180 घूमने के बाद H इधर आ जाएगा, CH3 इधर चला जाएगा, OH ऊपर और COH नीचे। 180 डिग्री घुमाओ तो COH नीचे, OH ऊपर, H इधर, CH3 इधर। तब जब सुपर इम्पोज करोगे तो H तो इधर है, इसको छुपा लेगा, CH3 उसको छुपा लेगा, बट OH चला गया है ऊपर, COH आ गया है नीचे, मतलब ये दोनों नहीं लगेंगे। 180 डिग्री घुमाने के बाद C डबल बॉन्ड, COH नीचे है, ये इसके ऊपर इसको कवर नहीं कर पाएगा, OH ऊपर उसको कवर नहीं कर पाएगा। पूरी तरह से छुप जाना 3 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में नहीं, 3 डायमेंशन में पूरी तरह से छुप जाना है। 3 डायमेंशन ऐसे हाथ निकला है, O निकला है, पूरी तरह से छुप जाए, वो पॉसिबल नहीं है। तो पहले इस कंपाउंड को 180 डिग्री ऐसे रोटेट करो, फिर इसको इतनी मिरर इमेज पे रखो। हमने देखा ऐसा करने के बाद भी ये नॉन सुपर इम्पोसिबल है। क्या सर बार बार ये सब करना होगा? बिल्कुल नहीं प्यारे बच्चों, मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। नॉन सुपर इम्पोसिबल है, नॉन सुपर इम्पोसिबल। ये दोनों कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव, आई रिपीट, ये दोनों कंपाउंड, ये 2 कंपाउंड हो गए, अब ये दोनों कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हैं, और ऐसे कंपाउंड्स को, ये दोनों कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हैं, और ऐसे कंपाउंड को पहले छोड़ दो, ये वाला अलग कंपाउंड है, वो वाला अलग कंपाउंड है। ये PPL को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, कुछ, ये वाला PPL को कुछ ऐसे, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये वाला PPL को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अगर ये क्लॉकवाइज तो वो एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो इसका नाम देखो, इधर राइट हैंड साइड में आया तो इसका नाम पड़ेगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज यानी लेफ्ट साइड में आएगा तो इसका नाम पड़ेगा लीवो रोटेटरी। ये D फॉर्म, ये L फॉर्म, इनको हम बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स, या एकदम करेक्ट नाम बोलूं तो इनको बोलेंगे हम इनैंशियोमर्स। क्या बोलेंगे? इनैंशियोमर्स। लैक्टिक एसिड है, दिस इज लैक्टिक एसिड विच इज ऑप्टिकली एक्टिव, और इस पेयर को हम बोलते हैं इनैंशियोमर्स। टेंशन नहीं लेना है, मिरर इमेज देखनी है, नॉन सुपर इम्पोजिबल। ये कंपाउंड कायरल है, टेंशन नहीं लेना है। दिस कंपाउंड इज अ कायरल कंपाउंड, डाइसिमेट्री है। देखो इसमें कहीं कोई सिमेट्री दिखाई पड़ रही नहीं, दिखाई कहीं कोई सिमेट्री, कहीं कोई सिमेट्री नहीं दिखाई पड़ रही। इनैंशियोमर्स, 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 इनैंशियोमर्स। तो प्यारे बच्चों, इनैंशियोमर्स पेयर ऑफ
ऑप्टिकल आइसोमर्स, पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स which are non superimposable mirror images of each other, ये होते हैं इनैंशियोमर। ये भी एक ऑप्टिकल आइसोमर, ये भी एक ऑप्टिकल आइसोमर। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज का रिलेशन होना चाहिए। क्या रिलेशन होना चाहिए इनैंशियोमर का? नॉन सुपर इम्पोजिबल। डेफिनेशन सही समझो, अभी इसके बाद आएगा डायास्टीरियोमर्स। डायास्टीरियोमर्स पे कंफ्यूज हो गए। तो इनैंशियोमर्स एक तो ऑप्टिकल आइसोमर्स है, एक तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स है, which are non superimposable mirror image of each other। इनैंशियोमर में they differ in rotation of PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रोटेशन में डिफर करेंगे। अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर देख के नहीं बता सकते कौन सा डी कौन सा एल, पता लगाना है कौन सा क्लॉकवाइज कौन सा एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर से लैब में जाना पड़ेगा। वो देख के कभी पता नहीं चल सकता। मैंने यार रैंडम बोल दिया इसको डी इसको एल, अगर उसको डी बोलता तो इसको एल, देख के कभी नहीं पता चलता कौन डी कौन एल। अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मान लेते हैं, अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अल्फा इज इक्वल्स टू प्लस एक्स रोटेट करेगा, तो ये वाला प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस एक्स रोटेट करेगा। इक्वल रोटेशन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, इनैंशियोमर की प्रॉपर्टी। इनैंशियोमर दो पेयर ऑफ आइसोमर्स विच रोटेट पीपीएल इक्वली बट इन अपोजिट डायरेक्शन। कई बातें आ गई। मैं बोल रहा हूं ये कंपाउंड कायरल है, डाइसिमेट्रिक है, कोई सिमेट्री नहीं है। दूसरी बात, ये मिरर इमेज पे नॉन सुपर इम्पोजिबल है, ऑप्टिकली एक्टिव निकला। एक डेक्स्ट्रोरेटरी एक लीवोरेटरी, जो राइट हैंड साइड घुमाएगा डेक्स्ट्रो, जो लेफ्ट हैंड साइड वो लीवो। अगर ये इधर प्लस एक्स घुमाएगा वो उधर माइनस एक्स। ऐसे कंपाउंड को इनैंशियोमर्स, पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर विच डिफर इन रोटेशन ऑफ पीपीएल, विच रोटेट पीपीएल इक्वली बट इन अपोजिट डायरेक्शन, which rotate PPL equally but in opposite direction. Enantiomers rotate PPL equally in opposite direction. enantiomer की प्रॉपर्टी, enantiomer की सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी इन दोनों कंपाउंड की। दे डिफर इन देयर बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट, या लाइट से रिलेटेड रिएक्शन, या लाइट से इस तरह के कंपाउंड जो लाइट को अफेक्ट करते हो उनके साथ जब ये रिएक्ट करेंगे तब इनकी प्रॉपर्टीज और इनकी प्रॉपर्टीज अलग होगी। जब इनके सामने दूसरा कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा तब इनकी प्रॉपर्टीज और इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट, अदरवाइज बाकी सारे रिएक्शन दोनों कंपाउंड सेम करेंगे। चलिए, तो सर क्या हर कंपाउंड में हमको सर शीशा बनाकर देखना पड़ेगा? नहीं, अब हम आपको बताते हैं और अंदर की ट्रिक्स। बिना शीशा बनाए कैसे काम चलेगा? बिना शीशा बनाए कैसे काम चलेगा? देखो, अगर मॉलिक्यूल में एक ही सेंटर है, जैसे इस मॉलिक्यूल में एक ही सेंटर था कार्बन, तब तो आप जो मैं अगली चीज बता रहा हूं उससे काम बन जाएगा। तो पहले सीखते आइए। नेक्स्ट कंपाउंड है कायरल सेंटर। चाइरल नहीं है, कायरल सेंटर। चाइरल नहीं पढ़ेंगे, कायरल, काई राल, ठीक है, कायराल सेंटर, कायरल सेंटर। देखो, कायरल सेंटर होना और मॉलिक्यूल का कायरल होना, कंपाउंड का कायरल होना अलग अलग बात है। कायरल सेंटर से 100% गारंटी नहीं है कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। कायरल सेंटर का मतलब समझो एकदम अलग है। कायरल सेंटर मतलब एक तो जो सेंटर हो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। sp3 हाइब्रिडाइज्ड आप समझते हैं, जिसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड हो, है ना, चारों सिंगल बॉन्ड हो, या 3 सिग्मा एक लोन पेयर हो जाए तो भी sp3 होगा। और दूसरी कंडीशन भाई 4 वैलेंसी होंगी। sp3 का मतलब क्या होता है? 4 वैलेंसी है।
चारों वैलेंसी, all four valencies must be satisfied by four different groups, different atoms कह लो, और group of atoms। बोर तो नहीं हो गए? पीपीएल अभी तक याद है? ऐसी लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करे। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस वो जो पीपीएल को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें। पता करने का तरीका लैब जाना, और उससे बेटर तरीका एनालिटिकली कायरलिटी ढूंढना या डाइसिमेट्री ढूंढना या नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ढूंढना। एक एग्जाम्पल दिखाया, जो दो मिरर इमेज होती हैं वो इनैंशियोमर कहलाती हैं, एक को डेक्स्ट्रो एक को लीवो। पता करने का तरीका फिर लैब है, उसका कोई और तरीका नहीं है। एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, इक्वल एंड अपोजिट। फिर मैंने कहा बार बार मिरर इमेज बनाना भी डिफिकल्ट है, तो अब मैं और अच्छी ट्रिक्स बता रहा हूं अंदर। तो पहली ट्रिक है कायरल सेंटर, जो आज का लेक्चर इसी पे खत्म होगा पूरा पढ़ते पढ़ते। कायरल सेंटर, मैं बोल रहा हूं कायरल सेंटर कायरलिटी से अलग है। कायरल सेंटर होने से 100% गारंटी नहीं है, पर कायरलिटी होने से 100% गारंटी। कायरलिटी का मतलब है डाइसिमेट्री, कायरलिटी वहीं था, डाइसिमेट्री मतलब कंपाउंड अनसिमेट्रिक। कायरल सेंटर का मतलब ये नहीं है। कायरल सेंटर का मतलब है जो सेंटर है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, यानी उसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड हो, और सभी सिग्मा बॉन्ड डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम से सेटिस्फाइड हो। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या यह कंपाउंड कायरल है, क्या ये कायरल सेंटर है? यस, ये कायरल सेंटर है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन और चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम से सेटिस्फाइड। क्या ये कायरल है? क्या ये कायरल है? नहीं, क्योंकि दो वैलेंसी सेम एटम से सेटिस्फाइड। क्या ये कायरल है? लैक्टिक एसिड 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 ओइक एसिड, यस ये कायरल है। सेंटर एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3, चारों सिंगल बॉन्ड और चारों डिफरेंट वैलेंसी से सेटिस्फाइड है। ठीक है ठीक है सर, फायदा क्या है? अगर कंपाउंड में एक कायरल सेंटर है, ओनली 1 कायरल सेंटर, तो डेफिनेटली कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तभी मैंने कहा 100% गारंटी नहीं है, 100% गारंटी नहीं है। पर यदि एक ही कायरल सेंटर है तब 100% गारंटी है। मतलब अभी धीमे धीमे समझ में आएगा। क्या कायरल सेंटर होना ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए श्योरिटी है? नहीं। क्या एक कायरल सेंटर होना ऑप्टिकल एक्टिविटी की श्योरिटी है? हां। यानी ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, इसके 2 आइसोमर बनेंगे D और L। ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, इसके 2 आइसोमर बनेंगे D और L। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगी, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। एक कायरल सेंटर होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एक कायरल सेंटर का मतलब कायरलिटी, एक कायरल सेंटर का मतलब कायरलिटी, बट कायरल सेंटर का मतलब कायरलिटी नहीं। 1 कायरल सेंटर का मतलब है कि कंपाउंड ने कायरलिटी अचीव कर ली, पर 1 से ज्यादा में श्योरिटी नहीं है। 1 पे श्योर है, 1 पे 100% श्योर है कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, तो कायरल सेंटर इंपॉर्टेंट। अब आप समझ गए होंगे कि अगर कंपाउंड में एक ही कायरल सेंटर है, और कायरल सेंटर पता लगाना बहुत आसान है, तो बिना मिरर इमेज बनाए सीधा बता सकते हो ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव। थोड़ा और समझाता हूं, धीमे धीमे आ जाएगा। कायरल सेंटर सारे सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड हो, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, याद रखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से। चलो अब हम आपको देते हैं कि आप बनाओ सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शरी पेंटाइल क्लोराइड, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। आप चेक करो किसके पास कायरल सेंटर है और ऑप्टिकली वो एक्टिव है। एक कायरल सेंटर, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड
बना के चेक करें एक बार, फिर मैं बनाऊं आपके लिए। 1 2 3 4 बंद करो सर ये अत्याचार। बस थोड़ी देर का और बच्चों, पेशेंस रखिए वरना आप पेशेंट बन जाएंगे, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल 1 2 3 4 क्लोरीन, सेकेंडरी ब्यूटाइल सर ये रहा क्लोरीन, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या इसमें कोई कायरल सेंटर है? आइए देखते हैं। ये कार्बन, देखो इस कार्बन के अबाउट एक तरफ एक कार्बन, एक तरफ 2 कार्बन, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ Cl। इस तरफ क्या लगा है? CH3, इस तरफ CH2 CH3, इस तरफ क्लोरीन, इस तरफ हाइड्रोजन। तो ये कार्बन हो गया कायरल। इस कंपाउंड में एक ही कायरल कार्बन है तो डेफिनेटली ये ऑप्टिकली एक्टिव। सो यस, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है। दिस विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसके 2 फॉर्म होंगे, एक D और एक L। आप मिरर इमेज बना सकते हो, मैं बना रहा हूं। C इधर, C2H5 इधर, CH3 इधर, Cl इधर, H। इसको मिरर इमेज कैसे बनाओगे? ऐसे C2H5 CH3 Cl H, कैसे? इसको उठा के ऐसे रख दो। अब इसको 180 डिग्री घुमाओ, 180 घुमाओगे, ये H नीचे आएगा, Cl ऊपर जाएगा, CH3 इधर, C2H5 इधर। जब रखोगे इसके ऊपर तो CH3 इधर आ चुका है, 180 घुमा के ही सुपर इंपोज करते हैं, ऐसे नहीं। तो ये CH3 इधर आ गया, इसके ऊपर रख जाएगा, C2H5 उस पर रख जाएगा, पर Cl ऊपर चला गया, H नीचे, तो ये दोनों सुपर इंपोज नहीं होंगे। मैंने बोला ये D, मैंने बोला ये L। हो सकता हो आप बोलो ये वाला L और ये वाला D, दोनों चलेगा, वो देख के नहीं बता सकते। पर ये हैं आपस में इनैंशियोमर्स, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। दे विल रोटेट PPL इक्वली बट इन अपोजिट डायरेक्शन। टर्शरी पेंटाइल क्लोराइड, एक बार आप बनाकर चेक करें। टर्शरी पेंटाइल क्लोराइड, टर्शरी मतलब 3 डिग्री का पेंटाइल। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूं प्यारे बच्चों। संडे की ये खूबसूरत सुबह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बीतती हुई, बहुत ही आनंद आता हुआ जिंदगी का। टर्शरी पेंटाइल क्लोराइड, टर्शरी ये ए हो गया। टर्शरी पेंटाइल क्लोराइड 1 2 3 4 5, पर टर्शरी बनाना है मतलब 3 डिग्री बनाना है, तो एक कार्बन को उठा के मैंने यहां लगाया, ये कार्बन 3 डिग्री बन गया, इसके ऊपर Cl लगा दो। टर्शरी पेंटाइल क्लोराइड। चलो इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, ये तो कायरल हो ही नहीं सकता। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, 2 ग्रुप सेम हो गए, कायरल हो ही नहीं सकता। भाई 4 ग्रुप डिफरेंट हो रहे हैं ना, इसके तो सारे हाइड्रोजन सेम। इस कार्बन पे डाउट हो रहा है, ऊपर Cl नीचे CH3, इधर CH3 इधर C2H5, नहीं हुआ, ये 2 ग्रुप सेम हो गए। चारों ग्रुप डिफरेंट हो तो ये कार्बन कायरल नहीं हुआ, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन, आइसो मतलब यहाँ कार्बन और ये Cl, ये होता है बच्चों आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। सब मैंने बहुत पहले आपको बताया हुआ है। आइसो मतलब 2 पे मिथाइल हो, ब्यूटाइल क्लोराइड। किस कार्बन पे डाउट है? इस पे डाउट है क्या? इधर Cl इधर H इधर H, कोई डाउट खत्म हो गई। ये कार्बन इधर CH3 इधर CH3 इधर कुछ ग्रुप इधर H, डाउट इस पे से भी खत्म। भाई इसके 2 तरफ CH3 हो गए। इन कार्बन की तो बात ही मत करो, 3 हाइड्रोजन जोड़ के बैठे हैं, 3 हाइड्रोजन। ये कार्बन पे डाउट था 2 हाइड्रोजन, यानी इसमें भी कोई कायरल सेंटर नहीं है, ये कंपाउंड भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अब आपको धीमे धीमे समझ में आ रहा है कि ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव किस तरह से पता लगाना है। कार्बन से जुड़े चारों एटम जब डिफरेंट होंगे तब वो वो कार्बन कायरल होगा, और यदि मॉलिक्यूल में एक ही कायरल सेंटर है तो मॉलिक्यूल को भी हम कायरल बोल सकते हैं, और फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। और इसी बात पे आपके समक्ष आता है अगला सवाल, जो कि आपसे पूछेगा कि क्या यह कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो एक खूबसूरत सा सवाल आपकी तरफ आता हुआ, चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। क्या यह कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं?
जिस जिस कार्बन पे डाउट है आ जाओ, एक ये कार्बन, एक ये, एक ये। इस कार्बन से हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं हो सकता, हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं हो सकता, हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं हो सकता, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो साइक्लोप्रोपेन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। डाइसिमेट्रिक भी तो नहीं, देखो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, कुचुक कुचुक, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। सिमेट्रिकल में ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं मिलेगी। ऑप्टिकल एक्टिविटी बहुत ही रेयर फिनोमेना है, और सिमेट्री तो यूनिवर्स में फैली पड़ी है। देखो ये सिमेट्रिकल है, दिस कंपाउंड इज सिमेट्रिकल। रेयर चीज है, ऐसे इतनी इजीली नहीं मिलेगी। जहां सिमेट्री मिल रही वहां एक्टिविटी नहीं। खैर छोड़ो, अभी तो अपन कायरल सेंटर पे ही बात कर रहे हैं, तो अपन लिखेंगे नो चाइरल सेंटर, नो चाइरल सेंटर। अगला एग्जाम्पल देखो, खूबसूरत सा। चलिए इस कंपाउंड के बारे में आपको क्या लगता है? साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर आ गए हम चाइरल सेंटर ढूंढते हुए। आपने यह कार्बन देखा, आपने कहा इससे एक CH3 लगा है, एक हाइड्रोजन, वाह वाह, इधर एक ग्रुप, इधर एक ग्रुप। बच्चों ये जो दो ग्रुप लगे हैं ये सिमेट्रिकल तो हुए, मतलब सेम तो हुए। इस कार्बन से जुड़े एक CH3 एक H, पर ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम ही तो है, मतलब पूरी तरह सिमेट्रिकल है कि देखो यहां से यहां ये ग्रुप, यहां से यहां सेम ग्रुप, यानी दिस इज नो चाइरल सेंटर, नो चाइरल सेंटर। इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है। समझ में आ रहा है? इस कार्बन से इधर जो ग्रुप है, इधर जो ग्रुप है वो सेम है। कैसे चेक करना है? ऐसे चलो, अगर एकदम सेम चल रहा है दोनों तरफ से तो सेम ग्रुप होगा, और 4 डिफरेंट ग्रुप चाहिए तो इट हैज नो कायरल सेंटर। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, नेक्स्ट एग्जांपल देखें। इस कंपाउंड में कितने कायरल सेंटर हैं? जहां जहां डाउट है वहां पे आओ। यहां पे डाउट है, यहां तो 2 हाइड्रोजन है, डाउट नहीं है। एक OH एक H, इस तरफ से चलने पे और इस तरफ से चलने पे डिफरेंट ग्रुप्स लग रहे हैं। इधर से चलोगे तो पहली पोजीशन पे मिथाइल, इधर से पहली पोजीशन पे कोई मिथाइल नहीं है, तो यस इट इज अ कायरल सेंटर। इधर से चलने पे ग्रुप अलग, इधर से अलग। इस पे आओ, CH3 हाइड्रोजन, इधर से चलने पे 2 के बाद OH, इधर से चलने पे पहले पे OH, मतलब डिफरेंट ग्रुप्स, कायरल सेंटर, 2 चाइरल सेंटर्स। अब 2 कायरल सेंटर्स पे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं हम कह नहीं सकते। उसके लिए कुछ और चीजें हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़नी है। एक कायरल सेंटर पे हम श्योर हैं, 2 कायरल सेंटर पे नहीं। कायरलिटी एंड कायरल सेंटर, कायरलिटी एंड कायरल सेंटर आर 2 डिफरेंट थिंग्स, याद रखेंगे। अगला एग्जांपल देखें, बहुत ही खूबसूरत सा। मैं यहां पे लगाऊंगा OH, यहां पे लगाऊंगा OH और ऊपर लगाऊंगा CH3। आप बताएं इसमें कितने कायरल सेंटर हैं? क्या आपका आंसर 3 है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक नहीं? छी 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 छी। इसमें कितने कायरल सेंटर हैं? 3 नहीं है प्यारे बच्चों, 3 नहीं है। यह कायरल सेंटर नहीं है। ध्यान से देखो, इस कार्बन के इस तरफ हाइड्रोजन, इस तरफ CH3, इधर OH, इधर भी OH, सेम डायरेक्शन में, सेम डिस्टेंस पे मिल रहा। इधर यहां OH, इधर यहां OH। दिस इज नॉट अ कायरल सेंटर, नॉट अ कायरल सेंटर। ये नहीं है, ये वाला है। एक हाइड्रोजन एक OH, इस तरफ से चलने पे OH मिल रहा, इस तरफ चलने पे CH3, कायरल सेंटर। यहां काट देता हूं। ये वाला भी है, इस तरफ से OH, इस तरफ H, इस तरफ से CH3, इस तरफ से। इधर जब चल रहे हैं तो क्या मिल रहा? CH3, और इधर जब चल रहे हैं तो क्या मिल रहा? OH। सो इट हैज 2 कायरल सेंटर, और 2 कायरल सेंटर पे हम श्योर नहीं है कि ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव। एक कायरल सेंटर तक श्योरिटी होती है, 2 पे श्योरिटी। अभी सिर्फ कायरल सेंटर ढूंढ रहे हैं आज हम ये नहीं कह रहे ये ऑप्टिकली एक्टिव। एक होता तो बोल देते। क्लियर है? बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। अभी बहुत कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल नहीं लूंगा मैं, उसके लिए आपको वेट करना होगा अगले लेक्चर का। हाँ, अभी तो मैं साइक्लो वाले खूबसूरत खूबसूरत एग्जाम्पल ले रहा हूं। मान लीजिए यहां पे मैं लगा दूं CH3, आपसे पूछूं क्या यह कंपाउंड के पास कोई कायरल सेंटर है, तो भाई इस पे तो डाउट होगा नहीं। 2 हाइड्रोजन, इस पे डाउट है। एक हाइड्रोजन एक CH3, इधर से चलने पे और इधर से चलने पे ग्रुप सेम है, तो इट हैज नो चाइरल सेंटर, नो चाइरल सेंटर।
चलिए नेक्स्ट, टुंगडुंग, अरे टुंगडुंग, ये कंपाउंड हमको दिया, पूछा इसमें कायरल सेंटर है या नहीं। अरे बोल राधा बोल, कायरल सेंटर होगा कि नहीं। इन्हीं दोनों पे डाउट है, बाकी सब में तो दो हाइड्रोजन नहीं, एक हाइड्रोजन एक CH3, इधर बढ़िया सा ग्रुप 1 2 3 4, फोर्थ पे CH3, इधर चलने पहले पे CH3, कायरल सेंटर। डिफरेंट ग्रुप्स हैं, रिंग में जब चलेंगे इधर से दूसरा ग्रुप, इधर से दूसरा। इसकी बात करें तो ये भी कायरल, एक CH3 एक H, इधर से चलने पे पहले पे CH3, इधर चलने पे काफी दूर पे। सो इट हैज 2 कायरल सेंटर। 2 कायरल सेंटर होने की वजह से हम नहीं कह सकते ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं। हो सकता हो, मैं मना नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ना ये काफी ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। ओह हाँ, फिर हम जंगल में गए और हमने देखा वो शेर हमारी तरफ बढ़ रहा था। हमारे पास मान लीजिए साइक्लोब्यूटेन है और पहली पोजीशन पे ब्रोमो और पहली पोजीशन पे क्लोरो लगा है, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। पूछा ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव, कायरल सेंटर ढूंढना है एनीवेज। आ जाए भाई, इस कार्बन पे डाउट है, एक तरफ ब्रोमीन एक तरफ Cl, सेम ग्रुप, नो कायरल सेंटर, ऑप्टिकली इनएक्टिव। जहां नहीं है वो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर श्योर, उसमें डाउट नहीं है। 2 कायरल सेंटर पे डाउट था। अगला देखो, साइक्लोब्यूटेन में ही मान लो इधर लगा दिया Br, इधर लगा दिया Cl। अब पूछा इसमें कोई कायरल सेंटर है या नहीं, यहां पे देखो, रिंग, एक ब्रोमीन एक हाइड्रोजन, इधर से चलने पे 2 पे Cl, इधर चलने पे 2 पे Cl, नो। यहां देखो, एक Cl एक हाइड्रोजन, इधर से चलने पे 2 पे Br, इधर से चलने पे 2 पे Br, नो। सो इट हैज नो कायरल सेंटर, सो ऑप्टिकली इनएक्टिव। और उसकी हमें श्योरिटी नहीं है, एक कायरल सेंटर में होती है, 2 कायरल सेंटर में श्योरिटी नहीं होती। क्लियर है आपको? कायरल सेंटर वगैरह समझ में आ गया? अच्छा, कायरल सेंटर जरूरी नहीं कि कार्बन में हो, जैसे मान लो ये मैं एग्जांपल दूं, S डबल बॉन्ड O OHS O CH3, O मिथाइल है ना, O मिथाइल रे, अब सही है। OH, क्या ये सल्फर कायरल है? जी हाँ, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4, 1 पाई 4 सिग्मा, 4 सिग्मा मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चारों तरफ लगे हुए ग्रुप भी डिफरेंट है, यस इट इज अ कायरल सेंटर, इट इज अ कायरल सेंटर। सिर्फ एक एग्जाम्पल में आप बाकी सभी एटम्स में देख सकते हो, सिर्फ एक एग्जाम्पल में ऐसा मत कहना जब NCH3 C2H5 C3H7 मतलब N से डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हों और एक लोन पेयर हो। बच्चों देखोगे तो 3 सिग्मा 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, तो देखने में तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, जो कि है भी, पर इसको हम कायरल सेंटर नहीं बोलते हैं, नॉट कायरल। आपको याद रखना है, नाइट्रोजन के केस में, टर्शरी नाइट्रोजन के केस में आप कायरल सेंटर नहीं बोलोगे। इसका रीजन हम आगे डिस्कस करेंगे, बहुत आगे डिस्कस करेंगे। इतना समझ लो, ये ग्रुप आपस में फ्लिप होते रहते हैं, तो मिरर इमेज कुछ पक्की बनती नहीं, फ्लिप होते रहते हैं लगातार। तो यहां पे नाइट्रोजन केस में नहीं, बाकी किसी भी एटम में आप कायरल सेंटर को मान सकते हो, किसी भी एटम में कायरल सेंटर को मान सकते हो। जैसे मान लो अगला एग्जांपल ले लें, CH3 Br Cl H। क्या इसमें कायरल सेंटर है? आपको सिर्फ कायरल सेंटर बनाना है। ये कार्बन तो हो नहीं सकता, 3 हाइड्रोजन, ये कार्बन हो सकता है, इधर CH3 इधर एक ग्रुप, इधर Br इधर H, कायरल सेंटर। ये कार्बन इधर CH3 इधर Cl इधर H इधर एक ग्रुप, कायरल सेंटर। तो इट हैज 2 कायरल सेंटर्स। वैसे तो ऑप्टिकली एक्टिव है, अब मुझे पता है 2 कायरल सेंटर में कब ऑप्टिकली एक्टिव है, वो सिखाना पड़ेगा। 2 कायरल सेंटर्स। खैर क्लियर है इतना? चलिए अब इस लेक्चर को हम एंड करते हैं, ये 2 कायरल सेंटर वाली कंफ्यूजन को खत्म करके। आप पहले एक रूल लिखोगे, रूल है यदि कंपाउंड के पास एक कायरल सेंटर है, एक कायरल सेंटर मतलब एक कोई एटम जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, जिसकी 4 वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड हो, तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा।
या यह कह लो एक कायरल सेंटर का मतलब है कंपाउंड में कायरलिटी होगी, कंपाउंड में डाइसिमेट्री होगी। बार बार वर्ड्स रिपीट कर रहा हूं ताकि दिमाग में बैठ जाए। ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो इसके इनैंशियोमर्स होंगे, इनैंशियोमर्स पेयर्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स which are non-superimposable mirror image of each other which rotate PPL equally in opposite direction। एक होगा D, एक होगा L, एक का रोटेशन प्लस, एक का रोटेशन माइनस, बट इक्वल। अगर कंपाउंड में दो कायरल सेंटर हैं तो आप बढ़ेंगे आइसोमेरिज्म लेक्चर नंबर 10 की तरफ यानी ऑप्टिकल आइसोमर्स 02 लेक्चर देखना पड़ेगा यदि कंपाउंड में दो कायरल सेंटर है। सेकेंड लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में ये डाइसिमेट्री क्या होती है ना। ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज देखना इज नॉट दैट इजी। उससे अच्छा है आप डाइसिमेट्री कंपाउंड में देख लो, और डाइसिमेट्री कैसे देखना है ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।